Namaskar everyone. Today we are going to discuss the chapter Indian Economy और chapter second, जिसमें यूनिट हमारी अभी सेम ही है. फर्स्ट यूनिट जो इंडियन इकोनॉमी की है उसमें 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990. तो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है. और चैप्टर थर्ड जो है वो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये सारा मिला के कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का. तो ये पूरी एक यूनिट है. तो उसमें चैप्टर सेकंड है. अब चैप्टर सेकंड जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक ही चैप्टर है, बट अगर रिफ्रेशर्स में आप जाते हैं तो वहाँ इसके 2 चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे टीआरजे विकी हो रही. तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 या 3 चैप्टर पढ़ने की बजाय अगर सेकंड चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड आपको करना है तो उसका सही तरीका है कि आप उसके पार्ट्स में पढ़िए. द होल चैप्टर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर सेकंड इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके और इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले तक, इसको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग, जो आज हमारी क्लास का मेन पार्ट है. इकोनॉमिक प्लानिंग एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान. ये फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग और गोल्स का था. सेकंड जो पार्ट होगा वो होता है एग्रीकल्चर इन बिटवीन 1950 टू 1991. थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और फोर्थ है फॉरेन ट्रेड. तो ये तीनों ही हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. एग्रीकल्चर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अभी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं. और फॉरेन ट्रेड हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और अभी भी पढ़ रहे हैं. तो इस तरीके से कनेक्टिविटी करके हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. और उस फर्स्ट पार्ट में भी हम जो स्पेसिफिक टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग. तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक जो है, हमारी क्लास है वो जो रिलेटेड जो लिमिटेड रहेगी वो टॉपिक पे रहेगी इकोनॉमिक प्लानिंग और लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी टीचर और कोई भी बुक में देखो, वैसे हमारे जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव है बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा केवल 4 दे रखे हैं, बट एग्जैक्टली लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव 5 टाइप्स के होंगे. ये मैं ही डिस्कस करूंगा. आपको किसी भी टीचर, कोई यूट्यूब पे ये डिस्कस नहीं करेगा, ना किसी बुक में दे रखा है, बट एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन जरूर दे रखा है. तो इसलिए एक्चुअली लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं? 5, जबकि बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं? ओनली 4. तो ये आपके लिए एक सस्पेंस है. तो आपको वीडियो एंड तक देखना है कि मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसमें मैं आपको एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में गिवन है और एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. क्यों? क्योंकि बाकी रिफ्रेशर में सब में क्या दे रखा है? ओनली 4 दे रखे हैं, बट हम एक ऑब्जेक्टिव और पढ़ेंगे. अब वो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना है. लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव में से या तो एनी 1 पे आपको एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है या एनी 2 आ सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हमेशा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ. मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स दूंगा हर ऑब्जेक्टिव के, ताकि आपको उस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखो. तो शॉर्ट नोट्स लिखते वक्त आपका कंप्लीट आंसर हो. हाफ मार्क्स भी, नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज कि आपका हाफ मार्क्स भी काट ले. तो ये कंप्लीट आंसर लिखना बहुत मुश्किल होता है आईडी में. तो उसके लिए हमें कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या कीवर्ड्स हमें इंक्लूड करने हैं ताकि हमारे मार्क्स नहीं कटे. और ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15-16 ईयर्स का जो सीबीएसई का जो स्कूलों में पढ़ाने का, बोर्ड में कॉपी चेक करने का, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि सीबीएसई की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से कीवर्ड्स पे फोकस करना है, क्या इंक्लूड करना है ताकि आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटे. क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का बेसिक जो फंडा है वो यही है कि आप उसको पूरा रट नहीं सकते. उसमें आपको बेसिकली कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए, एक टॉपिक तैयार करने के लिए उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या ध्यान में रखना है. तो ये सारा हम एंड तक आपको देखना है. 1 टाइम वॉच रहेगा, पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा. तो आपको एंड तक वीडियो देखना है. और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है. और ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा. नाउ आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम 1 बाय 1 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इकोनॉमिक प्लानिंग का इंट्रोडक्शन.
सबसे पहले हमने क्या टॉपिक लिया है, इकोनॉमिक प्लानिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है, तो इसमें सबसे पहले देखिए बच्चे क्या डिस्कस करेंगे हम, जस्ट ए मिनट नाउ। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के इंट्रोडक्शन में देखिए 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए टॉपिक है। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सेकंड जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो आता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ये भी 1 मार्क्स में सीबीएसई में आया हुआ है। और जो एक 1 मार्क्स में जो इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली कि व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ और उसके चेयरपर्सन जो है वो कौन है। तो ये भी एक इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश और हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन या प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो ये आपके इसमें 4 मार्क्स के 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम यही करने वाले हैं। तो अब देखो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो सबसे पहले जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी इस पे काम स्टार्ट हो गया था। और वो जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, वो जाता है मिस्टर, देखिए यहाँ आप जो 1934 में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था, एम विश्वेश्वरैया। ये हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन 1934 में स्टार्ट कर दिया था। और दैट्स वाई दे कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आई होप ये एक 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लान। तो इसमें देखिए बेसिकली द सेकंड प्लान, एक्चुअली जो हमारा प्लानिंग था वो बेसिकली जो सबसे रिमार्केबल जो प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ। बट जो एक्चुअल जो सबसे पॉपुलर प्लान था वो सेकंड 5 ईयर प्लान था, और उसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को मेनली फोकस किया था। और उसका पूरा जो लेआउट सब कुछ डिज़ाइन करने का और पूरी प्लानिंग का जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, पीसी मेहलानोबिस। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग। तो ये भी एक 1 मार्क्स का टॉपिक है। देन उसके बाद में पूरी प्लानिंग जो हमारी है उसको मैनेज और कंट्रोल और उसको डायरेक्शन करने के लिए हमने एक कमीशन स्टार्ट किया, प्लानिंग कमीशन। तो वो व्हेन वाज एस्टैब्लिश इन 1951। तो ये भी एक 1 मार्क्स में आपको ध्यान में रखना है। अब हु वाज द चेयरपर्सन, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो देखिए मैंने यहाँ तीनों का इमेज लगा के ये सारा बता दिया है कि सबसे पहले हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सेकंड हम देख रखे हैं कि हु इज द आर्किटेक्ट, और तो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने हैं। और व्हेन वाज इकोनॉमिक प्लानिंग एस्टैब्लिश और हु वाज द चेयरपर्सन। तो प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेजेंट में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड अब हम डिस्कस कर रहे हैं नीति आयोग रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन। जो है वो हम नीति आयोग की बात करेंगे कि नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ बट उसको प्रेजेंट में किसने रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग। तो अब नीति आयोग के बारे में एक पूरा शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा एक शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पूरा डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति आयोग, नीति आयोग मतलब नीति जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारे सिलेबस में कि द फुल फॉर्म ऑफ नीति। तो देखिए स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्वेश्चन कई बार 1 ऑप्शन में आ जाता है कि नीति स्टैंड फॉर, तो इसको चेंज कर करके दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉइंट में दे दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर दे दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
इसको चेंज कर दिया, जैसे इंडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या कुछ भी, मतलब चेंज करके इसको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आया और भी है बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सेकंड, फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वाज इट इस्टेब्लिश, ये भी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो 1 जनवरी 2015। तो प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। नीति आयोग कब हुआ? 2015। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा अभी आपको याद में रखना है। एंड देन उसके बाद प्लानिंग कमीशन कितने ईयर्स रहा? 65 ईयर्स। नाउ नीति आयोग विल ऑल्सो बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे क्या है? चेयरपर्सन है। उस टाइम में प्लानिंग कमीशन के जो स्टैब्लिश हुआ था, उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जैसे जो करंट जो भी पीएम रहे हैं वो हमेशा उसके चेयरपर्सन रहे हैं। तो ये चेयरपर्सन इज द सेम, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद हम चलते हैं मेन एम, कि नीति आयोग को स्टैब्लिश करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो ऑलरेडी था, तो नीति आयोग को लाने की क्या जरूरत पड़ी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो मेन एम्स है, वैसे तो बहुत सारे एम थे, बट मेन एम जो हमने कवर करने की कोशिश की है वो देखो बेसिकली क्या है कि प्लानिंग कमीशन था वो कमांड इकोनॉमी पे बेस्ड था, मतलब वहाँ कमांड दी जाती थी। प्लानिंग कमीशन एक कमांड इकोनॉमी था, मतलब एक कमांड इकोनॉमी, मतलब वो ऑर्डर्स पे बेस्ड था, ठीक है। जबकि हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। इसका मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लान्स बनाते थे और वो फोर्सफुली हर स्टेट को बोला जाता था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब आप जो प्लान बना रहे हो बिना डिस्कस किए ऑफ स्टेट्स और ग्राउंड लेवल पे, तो वो जरूरी नहीं कि सब पे इम्प्लीमेंट होंगे उनका रिजल्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक टॉप अप अप्रोच थी वो, तो वो कमांड इकोनॉमी में सक्सेसफुल हो सकता था। बट इंडिया क्या एक डेमोक्रेसी है और हमारी कंट्री एक डाइवर्सिटी है, हर स्टेट्स के अलग अलग लिमिटेशन है, अलग कल्चर है, अलग चीज़। तो इसलिए जो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, एक आउटडेटेड हो गई और वो इतना सक्सेसफुल नहीं रही। तो इसीलिए नीति आयोग को हमें लाना पड़ा। और नीति आयोग की जो अप्रोच है वो बेसिकली सेंट्रलाइज नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले सारे सीएम जो होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद प्लान फॉर्मुलेट होते हैं। इवन नॉट सीएम, हर लेवल पे, जैसे हमारा जो सिस्टम है फेडरल इकोनॉमी है, तो फेडरल इकोनॉमी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो और स्टेट्स पे होते हैं। तो इसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट भी हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब हर लेवल को इसमें डिस्कस किया जाता है, ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाता है, एंड देन प्लान्स एंड प्लानिंग्स और वो फॉर्मुलेट होती है और वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता। तो यही मेन रीज़न था। तो देखिए डाइवर्सिफाइड कंट्री है in the phase economic development and the government aim to transforming the development agenda of India with the help of Niti Aayog and the government has decided to set up the नीति आयोग। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसलिए क्या है कि इसमें इट्स स्टेट्स आर डिफरेंट, क्या होते हैं, फेजेस और इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हर स्टेट्स की अलग अलग लिमिटेशन अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का, और इसी वजह से नीति आयोग का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग क्या है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच पे फोकस है, जबकि प्लानिंग कमीशन था वो कमांड इकोनॉमी पे बेसिस था, सेंट्रलाइज प्लानिंग पे बेस था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। उसके बाद में अब इसके मेन फीचर्स, ये शॉर्ट नोट्स में इसके मेन फीचर्स भी आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें कीवर्ड्स आपको याद रखना है शॉर्ट नोट्स के लिए। सबसे पहला आपको कीवर्ड क्या रखना है, थिंक टैंक। अभी थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, एन इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल, मतलब जो नीति आयोग है वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी प्लानिंग लेता है, वो रैशनल डिसीजन लेता है, मतलब एक डेलिब्रेट डिसीजन लेते हैं, एक आफ्टर डिस्कशन के बाद में डिसीजन लेके प्लानिंग बनाई जाती है, इसलिए इसको थिंक टैंक बोला जाता है। मतलब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है उसके बाद होता है। जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था, कमांड इकोनॉमी था, सेंट्रलाइज था, उसमें वन साइडेड सारी चीज़ें थी, तो इसलिए इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। देन उसके बाद में सेकंड जो है वो वर्ड आपको ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड। जो नीति आयोग है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड, मतलब
हमारे यहाँ जो फेडरल इकोनॉमी है उसमें 3 लेवल होते हैं, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और इवन विलेज तक के हमारे जो लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उन सबका इन्वॉल्वमेंट लाना ही क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो नीति आयोग क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पे बेस्ड है। इसका मतलब वो देखो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पंचायत राज पे, सबका इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। देन नेक्स्ट फीचर जो इसका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ द अडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच, और जबकि नीति आयोग क्या था, टॉप डाउन अप्रोच। तो क्या फर्क है, टॉप डाउन अप्रोच मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, प्लान फॉर्मुलेट हुआ और आपको इंप्लीमेंट करना है। अब नीति आयोग क्या है, द बॉटम अप अप्रोच, मतलब पहले ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर डिस्कशन होता है, उसके बाद प्लानिंग बनती है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। प्लानिंग कमीशन का क्या हो गया, रिवर्स अप्रोच है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन था टॉप डाउन अप्रोच, सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, ये बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच है, मतलब पहले ग्राउंड लेवल रियलिटी को चेक करके, प्रॉब्लम को चेक करके फिर पॉलिसी और प्लान्स फॉर्मुलेट होते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ। देन उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट आप है टीम इंडिया। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, टीम इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। टीम इंडिया मतलब यहाँ नेशनल एजेंडा पे काम होता है। इसका मतलब वन कंट्री वन नेशन, मतलब एक टीम इंडिया मतलब सारे स्टेट्स अलग अलग भी है, बट हमें एक एजेंडा रखना है कि ओवरऑल कंट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप कंट्री, तो ये एजेंडा एक हर स्टेट का, हर पर्सन का, तो वो हमें वो भी ध्यान में रखना है। मतलब टीम इंडिया मतलब हमें पूरी कंट्री का एम भी ध्यान में रखना है और हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रख के काम करना है, तो ही एक हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो ये एक नीति आयोग का मेन फोकस रहता है। देन उसके बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारे लिए। अब इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब पार्टिसिपेशन, और इसका मतलब इसमें जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको क्या करते हैं हम, पार्टिसिपेशन करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि द आयोग हैज़ प्रमोट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, enable state to have active participation in the formulation of national policy। तो जब भी कोई पॉलिसी डिसाइड होती है तो सारे स्टेट्स के सीएम पीएम के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और वो सारा अपना एजेंडा डिस्कस करते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो आई होप नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए फाइनली आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म, व्हेन वाज एस्टैब्लिश, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसके बाद में उसके फीचर्स। और फीचर्स में मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए। सबसे पहला कीवर्ड आपको याद रखना है थिंक टैंक, सेकंड आपको कीवर्ड याद रखना है इंटीग्रेटेड अप्रोच, थर्ड द बॉटम अप अप्रोच, फोर्थ टीम इंडिया, और फिफ्थ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सबको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स लिखना आपके लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है, इजीली आप आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अब हम फाइनली इकोनॉमिक प्लानिंग पे आ रहे हैं। अभी तक तो हमने बैकग्राउंड ही चेक किया है, तो फाइनली अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग और व्हाई वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट वर द रीजंस कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चे, एक इकोनॉमिक और एक प्लानिंग, ये दो वर्ड्स हैं। तो देखो प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, और इकोनॉमिक प्लानिंग इसका मतलब इकोनॉमिक वर्ड्स रिलेटेड टू कि हाउ टू यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स विद अल्टरनेट यूज। तो ये इकोनॉमिक्स का बेसिस एजेंडा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, अल्टरनेट यूज है, और वांट्स अनलिमिटेड है। तो ये स्टैंडर्ड नॉलेज है कि हर जगह प्रॉब्लम है, हर ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। तो हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर को ध्यान में रखे, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में बैलेंस क्रिएट करना। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग वर्ड बेसिकली क्या करता है, द गैप बिटवीन द फ्यूचर और प्रेजेंट को मिनिमाइज करता है, फिल करता है। तो वो एक गैप फिल करने का काम है प्लानिंग, और उसके कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इन दोनों वर्ड्स को मिला के हम डेफिनेशन बना देंगे। तो एक तो दो कॉमन डेफिनेशन हो गई, इट मीन्स प्लांट
कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, सॉरी, प्लान कोऑर्डिनेशन, जस्ट अ मिनट। सो एक तो कॉमन डेफिनेशन हम देखते हैं, तो कॉमन डेफिनेशन क्या हो गया, इट मीन्स प्लान कोऑर्डिनेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ इकोनॉमी टू अचीव द सर्टेन प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड प्रोग्राम। तो ये तो एक बाय वर्ड डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है फॉर व्हाट, टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक एक टाइम के अंदर आपको अचीव। तो इस तरीके से ये तो कॉमन डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन ने देखो क्या डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, तो ये तो इकोनॉमिक वर्ड्स हो गया, इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटीज। इसका मतलब कि हमें हमारे कंट्री के जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको ध्यान में रख के हमारे को कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो इस तरीके से दोनों डेफिनेशन का मतलब सेम ही है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही अलग है। तो अल्टीमेटली शॉर्ट मीनिंग क्या हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू नेशनल एजेंडा और नेशनल प्रायोरिटीज जो हमारी है, उनको जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए हमें कंट्री के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो ये डेफिनेशन हो गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है बच्चे, वो ये है, देखो जो हमारा इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बेसिकली हमने उसको 5 ईयर प्लान्स के थ्रू ही स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमने की वो 5 ईयर्स के थ्रू किया, हर 5 अलग अलग 5 ईयर्स प्लान बनाए, उनके ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस तरीके से जो हमारा ये इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था और जो जिसमें स्पेशली 5 ईयर्स प्लान्स, इंडिया के जो 5 ईयर्स प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था वो बेसिकली हमारा कहाँ से लिया था हमने, वी बोरो दिस फ्रॉम द फॉर्मर, मतलब रसिया, जिसको हम सोवियत क्या बोलते हैं, यूनियन, वहाँ से हमने मतलब रसिया से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था बेसिकली। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर उस टाइम में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग, या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस, नेसेसिटीज क्या थी। तो देखो बच्चे, इसका आंसर आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है आईडी का, उसमें आपने देखा कि देयर वाज ए यूज एक्सप्लॉयटेशन, देयर वाज ए ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने इंडिया का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया था, हर लेवल पे हर सेक्टर पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो वो जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन, जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा, इंडस्ट्री में, अलग अलग सेक्टर में, तो उस वजह से हमारी कंट्री में क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, फॉरेन ट्रेड हमारा डिपेंडेंसी हो गई थी फॉरेन ट्रेड पे, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर वॉज प्राइम ऑक्यूपेशन। तो ओवरऑल हमारा इंडिया का जो डेवलपमेंट था वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, और हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी, डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यही इसके क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी। तो देखो उस टाइम में क्या प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि हमारी पॉवर्टी, क्योंकि उस टाइम में आपने देखा था जमींदारी सिस्टम की वजह से रिच गेट्स रिचर और पुअर गेट्स पुअर, और वो डिफरेंस बढ़ता गया था, और मोर देन 60-70% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन थे। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसको ख़त्म करना के लिए हमें इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत पड़ी। देन उसके बाद में सोशल इंटरेस्ट, मतलब हमें क्या करना था, सोशल इंटरेस्ट मतलब पूरी कंट्री का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव और एक पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के हमें प्लानिंग करनी थी। मतलब हमारे को बेटरमेंट ऑफ ऑल बेसिकली हमें करना था। तो ये हमारी प्रायोरिटी थी। तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी। हमें केवल एक, पहले क्या था, पर्टिकुलर स्टेट्स डेवलप हो गए थे, पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन है वो डेवलप हो गए थे। तो अब हमें ये देखना था कि ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया का करना था। तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत थी। फेयर बैलेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तो बाय डेफिनेशन ही हो गया कि प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में बैलेंस क्रिएट करना था, कि हमें प्रेजेंट में भी ग्रोथ करनी है और फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है। तो ये तो प्लानिंग की डेफिनेशन ही है। प्लानिंग वर्ड का मतलब बेसिकली यही होता है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये भी हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, दोनों वर्ड इनसे डिफाइन। इकोनॉमिक मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और प्लानिंग मतलब बैलेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस तरीके से ये बाय डेफिनेशन ही दोनों वर्ड आ गए, दोनों ऑब्जेक्टिव आ गए।
या नेसेसिटी एंड द बिल्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा था कि उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ही डेवलप नहीं किया था। एक रेलवे था, वो भी बेसिकली उन्होंने अपने मोटिव के लिए डेवलप किया था। तो जब तक किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक ना इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा ना कंट्री का डेवलप। तो हमें सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोशल मतलब लाइक हेल्थ, एजुकेशन जो इनडायरेक्टली हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डायरेक्टली जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डैम, तो ये सारा हमें डेवलप करना था ताकि जिससे हमारी कंट्री डेवलप कंट्री बने। तो ये एक मेन मोटिव था। देन उसके बाद में कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ओवरऑल हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वाज वेरी लेस। लोगों के पास पैसा था तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और था ही नहीं पैसा, तो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था। देन उसके बाद अदर रीजन्स में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप ले सकते हैं कि जैसे रिमूविंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, रिच और पुअर का डिफरेंस, इसके अलावा कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, अदर सच रीजन्स ऑल्सो। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे रीजन्स थे, बट मेन रीज़न यही थे कि हमारे को जो नेसेसिटीज़ थी, जो इंपॉर्टेंस थी प्लानिंग की, वो बेसिकली ये सारे ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने थे, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हमने प्लानिंग स्टार्ट की थी। तो बेसिकली हमें एक देखो एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने पहले पॉइंट ही लिखा है। तो आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द प्लानिंग एंड व्हाट वर द रीज़न या उसकी नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस द प्लानिंग। तो ये तो हमारा बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्लानिंग क्यों की और एग्जैक्टली प्लानिंग क्या थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो ये जो बेसिक हमारा टॉपिक आ गया, इसमें हम बेसिकली अब जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो जो हमारी प्लानिंग थी वो किस पे बेस दी? 5 ईयर प्लान्स पे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके हमने 2 मेन ऑब्जेक्टिव रखे थे, एक शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट वाज, अब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव क्या थे? शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव आर द प्लान स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमने क्या किया था, जैसे 5 ईयर प्लान था 5 ईयर्स का, तो हर प्लान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव रखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकंड जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ऐसे हर एक 5 ईयर प्लान का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, उसको हमने बोला शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक प्लान स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरा लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव का मतलब दे आर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान। मतलब कुछ हमारे लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव थे जो आगे हम पढ़ेंगे 5, वो दे ऑल आर द कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। तो इसका मतलब जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव मतलब हर 5 ईयर प्लान के लिए हमने एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सारे 5 ईयर प्लान के लिए था। फिर हम आगे मॉडर्नाइजेशन, तो उनको हमने बोला कि कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान, तो हमारे लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव थे। तो देखो डेफिनेशन देख लो आप, शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लान ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, अदर नेम भी पता होना चाहिए, और रेफर टू द शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टू अचीव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर प्लान एंड दे आर स्पेसिफिक गोल। ये हमें ध्यान में रखना है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस, ये डेट भी याद रखनी है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, उसका ड्यूरेशन क्या था, अप्रैल 1 और मार्च 1956। तो बेसिकली 1 मार्क्स में देखो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये तो पता होना चाहिए कि व्हेन वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, उसका ड्यूरेशन क्या था और लास्ट 5 ईयर प्लान क्या था। ये इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी डिटेल में हमारे सिलेबस में ये नहीं है। तो अब फिर लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा क्या था, 12th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन क्या था 2012 से। तो ये इतना बेसिक हमारे को शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि डिटेल में हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट रन नहीं है। अब आप देखते हैं लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। एंड रेफर टू द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एंड इनको हम बोलते हैं कि जो कॉमन गोल फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। तो ये डेफिनेशन मैंने डिस्कस करी ली। अब फाइनली हम डिफरेंस पे चलते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आपको करना है, सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे जो हमने देख ही लिया, देन उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अदर नेम। तो जैसे ये प्लानिंग ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ हम इसको प्रोस्पेक्टिव प्लान भी बोल सकते हैं। यहाँ हमने प्लान ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट रन लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट रन के भी 3 नेम हो गए, एक तो शॉर्ट रन पीरियड हो गए, प्लानिंग हो गए और प्रोस्पेक्टिव हो गए। लॉन्ग रन के क्या हो गए, सॉरी ये लॉन्ग रन लिया हमने, शॉर्ट रन का क्या हो गया, शॉर्ट रन, प्लान ऑब्जेक्टिव और 5 ईयर प्लान्स भी इनको
बोलते हैं। तो आई होप ये अदर नेम्स आपको क्लियर है। गोल, दे आर जनरल एंड कॉमन गोल्स एंड दे आर स्पेसिफिक। ये बाय डेफिनेशन क्लियर है कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो स्पेसिफिक प्लान स्पेसिफिक गोल था उनका, और वो जनरल ऑब्जेक्टिव थे। देन उसके बाद में एम, दे एम टू स्ट्रक्चरल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो होता है स्ट्रक्चरल और ये था क्वांटिटिव। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हर ऑब्जेक्टिव है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाना, तो वो क्वांटिटी हो गया, नंबर्स में बढ़ाना। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री की, तो वो क्वांटिटिव नंबर्स में बढ़ाना था। और लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव मतलब पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली खत्म करना और ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो स्ट्रक्चरल मतलब पूरी कंट्री को ही चेंज करना, उसकी सारी प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करना। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम, उसको खत्म करना। तो एक तो जो करंट प्रॉब्लम है उसको खत्म करना, एक सारी प्रॉब्लम को खत्म करना, यही डिफरेंस था। तो ये आपने देखा डिफरेंस वाला पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में क्या है बच्चे, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। तो अब हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव को। और उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था बच्चे, वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव हमारे सिलेबस में, और बच्चे लॉन्ग रन में ऑब्जेक्टिव, हमारा लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पर पूरा आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, तो ये 4 मार्क्स में आता है। तो इसका शॉर्ट नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसके मैंने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं, तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, मीनिंग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या हो गया, इंक्रीज इन द आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मीनिंग आप बता दोगे। देन उसके बाद फिर इसका इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्या होता है, जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, ये हमने मैक्रो के अंदर पढ़ा है कि द सम टोटल ऑफ सॉरी हम ये बोल सकते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसका जो मनी वैल्यू होता है वो जीडीपी होता है। तो जीडीपी हमने पढ़ा। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को किससे मेजर करते हैं, जीडीपी से। अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब जीडीपी बढ़ रहा है मतलब सारे सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। सारे सेक्टर की ग्रोथ का मतलब ओवरऑल हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है। तो ये सारा हमारा इंडिकेटर वाला पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में टू वेज, ये हमारा टू वेज कीवर्ड हो गया। इसका मतलब जीडीपी को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये कैसे बढ़ेगी, इंप्लाइज द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। तो उससे हमारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और रिसोर्सेज को बढ़ाना, इससे हो सकता है। और दूसरा जो है वो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी यूज करके हमें रिसोर्सेज जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के। तो 2 ही तरीके हैं हमारे को प्रोडक्शन बढ़ाने के, एक तो रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, तो वो तो एक लिमिटेशन होती है। देखो रिसोर्सेज तो वैसे लिमिटेड है, तो इससे बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास है टेक्नोलॉजी। आज भी हम जो सर्वाइवल कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखो हमने टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा ली है। तो ये ही एक टेक्नोलॉजी वाला। तो इन 2 को यूज करके हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं हम। देन उसके बाद में नेक्स्ट कीवर्ड जो हमारा आ गया वो आ गया कि द जीडीपी का जो कॉम्पोजिशन है, द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। अब देखो यहाँ 2 वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, एक तो कॉम्पोजिशन और एक चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो देखो ये वर्ड समझने के लिए मैंने ये टेबल भी डाली है यहाँ। तो देखिए कॉम्पोजिशन में और चेंज इन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी। तो वो देखिए आप उस टाइम में जो है एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, 59, इंडस्ट्री का कितना था, 13, और सर्विस का था 28। और वो अभी प्रेजेंट 1991 का डेटा दे रखा है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अभी कितना हो गया, यहाँ से ये 34 मतलब 35, ये 24 और ये। तो इसका मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो देख रहे हैं ना सेक्टर का, वो तो क्या है, सेक्टरल कॉम्पोजिशन। और सेक्टरल चेंज का मतलब ये कि एग्रीकल्चर का जो है वो कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, इंडस्ट्री का बढ़ा है, सर्विस का देखो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज होना। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट भी की डेफिनेशन भी यही होती है कि हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, मतलब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर जो चेंज होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और वो डेवलपमेंट होता है कि बेसिकली सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ना, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का कम होना, यही एक डेवलपमेंट का साइन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। तो आई होप ये 2 वर्ड समझ में आ गए। कॉम्पोजिशन मतलब कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और स्ट्रक्चरल चेंज मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज हो रहा है। और जो ये चेंज हो रहा है
वो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल तो क्या होता है कि पहले एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस, इस तरीके से चेंज होता है। तो कंट्रीब्यूशन अगर धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री का बढ़े फिर सर्विस का बढ़े और ऐसे बढ़ेगा तो वो हमारा डेवलपमेंट होता है बेसिकली। बट इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस बढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा शुरू से ही क्या रहा, बैकवर्ड रहा है। अब जाके हमने इस पर फोकस किया है और वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ गया। देन उसके बाद में एक कीवर्ड आपको लेना है केक। भाई ये कैसे समझा रहे हैं हम, ये इसका एक्चुअली ये क्या है कीवर्ड बेसिकली कि अल्टीमेटली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड याद रखना है, एक केक। मतलब जीडीपी को हम क्या मान लेते हैं, केक मान लेते हैं। तो सपोज जितना जीडीपी बढ़ेगा मतलब जितना केक की साइज बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ना मतलब केक की साइज, जितनी केक की साइज होगी उतना ही आपको क्या बोलेगा, उसका जो पार्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो जितना बड़ा केक होगा आपके हिस्से में उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, केक आएगा, और जितना केक छोटा होगा आपको उतना ही कम उसका पार्ट मिलेगा। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना ही हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा वेलफेयर होगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से ओवरऑल वेलफेयर और वो सारा बढ़ता है। तो ये इसमें बता रहा। तो अब फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको तैयार करने के लिए क्या कीवर्ड याद रखने हैं बच्चे। सबसे पहला कीवर्ड क्या रखना है, देखो मैंने इधर मेंशन किया है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताना है। तो मीनिंग में क्या बताओगे, इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शॉर्ट में। इंडिकेटर क्या होता है, जीडीपी, और जीडीपी की डेफिनेशन लिख देनी है। टू वेज, तो एक तो क्या है इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना और एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। फिर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन जीडीपी, और फिर एज ए केक मतलब उसका सिग्निफिकेंस कि जीडीपी बढ़ेगा तो उससे सबका बेनिफिट होगा, सबको ज़्यादा शेयर मिलेगा और वेलफेयर। तो आई होप ये शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए आपको बस ये कीवर्ड याद रखने हैं और आपका टॉपिक। सो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। नाउ अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे हम चलते हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। तो देखिए मॉडर्नाइजेशन सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे और इसके कीवर्ड्स हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका सबसे पहले कीवर्ड है मीनिंग, और मीनिंग इट रेफर टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द चेंज इन सोशल आउटलुक। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटलुक। देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक बहुत ही इनकम्प्लीट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैसे, उनसे पूछे कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, तो क्या बोलते हैं, इट रेफर टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या मोर एंड मोर यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, इसमें आपको दोनों कीवर्ड यूज करने हैं। क्या, मॉडर्नाइजेशन का मतलब टेक्नोलॉजी तो यूज करना ही है, उसके साथ साथ चेंज इन सोशल आउटलुक को भी हमें इंक्लूड करना है। तो प्रॉपर डेफिनेशन बनाने के लिए दोनों वर्ड यूज करना है। अब इन दोनों का डिटेल में मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब देखिए अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो इसको आप एक फार्मर का एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी, हम कोई भी प्रोड्यूसर का एग्जांपल ले लो, तो हम फार्मर का एग्जांपल लें तो आपको पता है कि पहले जो हमारी फार्मिंग थी वो क्या थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, बेसिकली मैन्योर्स पे, बुल्स पे, और वो सारा डिपेंड कर। आज जो फार्मिंग है डे बाय डे वो मॉडर्न होती जा रही है, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, है ना, मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल। तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन। मतलब मॉडर्नाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। तो इसे एग्जाम्पल, अपना खुद का एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब क्या है, तो चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब होता है कि जो फीमेल्स, जैसे हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें मेल और फीमेल, तो अब तक हमारी जो सोसाइटी रही है वो मेल डोमिनेट रही है। और वैसे देखा जाए तो देखो हमारी कंट्री में 50% मेल 50% फीमेल, अगर वर्ष से वर्ष भी माने तो 60% मेल 40% फीमेल तो है ही है। तो अगर हम 40% पॉपुलेशन को अगर हम कहें कि फीमेल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, आज तक हम यही मानते आए, तो इसका मतलब हमने 40% रिसोर्सेज को इग्नोर कर दिया। तो ये मेंटलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें कह के कि मेल फीमेल बोथ आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, तो ये सोशल आउटलुक हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, फॉर इंस्टेंस ग्रांटिंग द इक्वल राइट्स एंड द इक्वल वेजेस टू द वीमेन। तो इसका मतलब टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज
ह्यूमन रिसोर्सेज के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो हमें दोनों का ही प्रॉपर यूज़ करना है, मेल फीमेल दोनों का, और दोनों को इक्वल राइट्स देना है। तो ये दोनों को इक्वल कंसिडर करना ही क्या है चेंज इन सोशल आउटलुक, और वो हो भी रहा है, और इंडिया इज़ नाउ ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये आई होप सोशल आउटलुक आपको समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद में रीज़न एंड इम्पैक्ट, जैसे अभी एक क्लासिकल एग्जाम्पल देती है चेंज इन सोशल आउटलुक। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो अभी जो एक एक्ट हमारा फीमेल अधिनियम एक्ट जो पास हुआ है फॉर द पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस और इलेक्शंस के अंदर, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। नाउ अब रीजन एंड इम्पैक्ट, तो अगर हमारा भाई हमें ये देखना है कि मॉडर्नाइजेशन क्यों ज़रूरी है। तो मॉडर्नाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और इनको यूज़ करके, रिसोर्सेज को पूरा यूज़ करके। तो ये तो रीज़न रहा कि फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ द कॉस्ट। तो रीज़न तो क्या है कि ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज लैकिंग द टेक्निकल नॉलेज एंड इंडिया वॉज नॉट एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मॉडर्नाइजेशन करके हम हमारी कॉस्ट को कम कर ले। तो मेन रीज़न क्या था मॉडर्नाइजेशन का, टू रिड्यूस द कॉस्ट। इसका इम्पैक्ट क्या आया, वो देखिए इम्पैक्ट क्या था कि विद द इंटरनेशनल ब्रांड देयरफॉर द मॉडर्नाइजेशन वाज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूज ऑफ कैपिटल एंड मशीनरी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक ऑफ द कल्चर। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है कि ओवरऑल हमारे को इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, हमारे को पूरे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है, तो उसके लिए हमें मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। तो मॉडर्नाइजेशन करके हम हमारा जीडीपी और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ना। अब उसके बाद में आता है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन आता है बच्चे कि मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्शन, कि दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन है, बट ऐसा नहीं है। बोथ आर नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे, ये एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखना होता है। तो देखिए इधर कि मॉडर्नाइजेशन इज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, डज नॉट कॉन्ट्राडिक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। In the fact, both modernization and the employment generation are the positively correlated। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन, नॉर्मली लोग क्या मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा क्योंकि मशीनरी यूज होगी, और तो डेफिनेटली ऐसा होता है, बट वो शॉर्ट रन के लिए होता है। बट लॉन्ग रन में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपका कि जैसे ही मॉडर्नाइजेशन होगा तो इनिशियली मशीनरी यूज होगी, उससे काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बट लॉन्ग रन में क्या होगा, जैसे मशीनरी यूज होगी और मॉडर्नाइजेशन होगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओवरऑल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में अगर मान लो मॉडर्नाइजेशन हुआ, मशीनरी और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो शुरू में हो सकता है लोग एम्प्लॉयड हो, बट अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो फिर नंबर ऑफ ब्रांच खोलेंगे, पूरे मार्केट को कवर करेंगे, तो फिर और ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए। तो इसका मतलब लेटर ऑन क्या होता है, शॉर्ट टर्म पैनिक हो सकता है, बट लेटर ऑन धीरे धीरे ओवरऑल साइज ऑफ क्या होगा, मार्केट रिसोर्सेज बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही होगा, और दोनों को हमें बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेटेड, वाइल द फैक्ट बोथ मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर पॉजिटिवली, वाइल मॉडर्नाइजेशन रेफर टू द यूज ऑफ, ये हमने देख लिया, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट मे मेक सम पीपल लूज देयर जॉब इन द इनिशियल स्टेज, बट ग्रेजुएटली क्या होगा, द यूज ऑफ मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड द इनपुट विल रेज द प्रोडक्टिविटी एंड द कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ द पीपल, और दैट विल फर्दर रेज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक क्रिएट करना है आपको कि जैसे ही मॉडर्नाइजेशन होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और उसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर और एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये आपको इसमें आंसर लिखना पड़ेगा कि बोथ आर नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे है। तो ये कीवर्ड्स आपको इसमें बहुत ही ज़रूरी से समझाना पड़ेगा। तो आई होप इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आगे कि फिर डिमांड बढ़ेगी, और इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंक्रीज इन डिमांड देयर विल बी मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, और फाइनली मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिवली रिलेटेड कैसे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। तो अब इसके फाइनली कीवर्ड्स क्या करने हैं आपको, देखिए मीनिंग। तो मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग में आपको दो वर्ड याद रखने, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज इन सोशल आउटलुक। फिर
इन दोनों को अलग से डिफाइन करना है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, विथ एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया, और सोशल आउटलुक में भी आप एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। देन उसके बाद रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें मॉडर्नाइजेशन क्यों अडॉप्ट करना पड़ा, तो टू रिड्यूस द कॉस्ट, और फिर इम्पैक्ट कि ओवरऑल उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और नो कॉन्ट्राडिक्शन कि एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड कैसे है वो आपको बताना है। तो इस तरीके से पूरा शॉर्ट नोट्स, इस पे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पे आ सकता है कि एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन से ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग रन ऑब्जेक्ट प्लानिंग ऑफ लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव एज ए प्लानिंग ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या आ सकता है कि हाउ द एक्सप्लेन कि इज देयर एनी मॉडर्नाइजेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट आर कॉन्ट्राडिक्शन ईच अदर, तो इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ा कि नो और कैसे ही वो सारा एक बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। क्या है? सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव थर्ड, दैट इज सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस क्या होता है, तो इसको भी एक पूरा शॉर्ट नोट से हमें तैयार करना, कीवर्ड्स तैयार करने हैं। तो देखो सेल्फ रिलायंस का सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस मतलब रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स। मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना और उससे हमारी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना ही क्या है? सेल्फ रिलायंस है। तो देखिए सेल्फ रिलायंस मीन्स रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कैन प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो जो गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सकती है उसको प्रोड्यूस करके हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे उसको ख़त्म करना ही क्या है? सेल्फ रिलायंस। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस इट मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये हमारे सेल्फ रिलायंस, क्योंकि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो डिपेंडेंसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और इंडिपेंडेंस के टाइम में आपने देखा था कि हमारी इकोनॉमी पूरी ही डिपेंडेंट हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया था, एक फेडरल इकोनॉमी बना दिया था। तो वो डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी थी, हमारे को इंडिपेंडेंट होना था हमें, तो वो हमारे को ध्यान में रखना था। उसके लिए हमारे को सेल्फ रिलायंस। अब इसके रीज़न क्या थे कि देखा हमने कि टू रिड्यूस द, देखो देयर आर थ्री रीजंस कि क्यों हमें सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत थी। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो था, दैट इज़ फर्स्ट रीजन हमारा जो था तो रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। अब फॉरेन डिपेंडेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था उसकी वजह से देयर वाज ए स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी, और हम जो फूड ग्रेन है वो यूएसए से इंपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट था कि जो फूड ग्रेन है उससे हमारी डिपेंडेंसी खत्म करनी थी और डोमेस्टिकली हमारे को फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना था। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, कि आपने देखा कि उस टाइम में क्या हो रहा था, जो भी टेक्नोलॉजी थी, इन्वेस्टमेंट था, फूड था, वो सारा क्या हो रहा था, फॉरेन से हम इंपोर्ट कर रहे थे या हम उनसे हेल्प ले रहे थे। तो अगर कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी हेल्प करेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल इंटरफेयर करेगा, कहीं ना कहीं वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल करेगा। तो वो जो इंटरफेरेंस है वो हमें ख़त्म करना था। तो उसके लिए हमारे को खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी, खुद को हमारे को इन्वेस्टमेंट करना था, उसको बढ़ाना था, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था, और हमारे को फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस को कम करने के लिए इट वाज फियर दैट द डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन कैपिटल, उससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा था। तो उसको कम करने के लिए हमें सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत थी। देन उसके बाद टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, कि आपने देखा कि अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन हमें करना है, दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए सेल्फ रिलायंट होना जरूरी था। जब तक हम सेल्फ रिलायंट मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तब तक ना तो हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा और ना ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो उन दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ ऑन रिसोर्सेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते थे ना। उसके आप कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है कि सेल्फ रिलायंस क्या होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वन वर्ड मतलब
मतलब क्या होगा, सब्सटीट्यूटिंग द इंपोर्ट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स जिनका हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद में इसके रीजन, तो इसके तीनों रीजंस के बारे में आपको लिखना है कि एक फॉरेन डिपेंडेंसी को खत्म करना, फॉरेन इंटरफेरेंस को खत्म करना, और जो हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक और मॉडर्न, उसको प्रमोट करने के लिए। तो आई होप ये आपको एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इक्विटी। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इक्विटी वाला। तो देखो इक्विटी ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमारे को सबसे पहले दो वर्ड समझने पड़ेंगे, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन गेट इक्वल बेनिफिट, मतलब एक पियोन और एक प्रिंसिपल की सैलरी सेम हो, ये कहता है इक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि द सैलरी शुड बी द सेम ऑफ पियोन और प्रिंसिपल। तो ये तो हम इक्विटी की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि द डिफरेंसेस शुड बी देयर बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड द मिनिमम। अभी हमारी इंडिया में क्या हो रहा है, हमारी इंडिया में क्या आ रहा है, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट पुअर, इनइक्वलिटी ज़्यादा। और इसका मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत ही कम है, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच है, कुछ बहुत ही पुअर है। जिससे मैं आपको डेटा दूं तो इंडिया के अंदर 20% लोग जो है वो 80% वेल्थ को ऑन करते हैं, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग सारा टाटा अंबानी ये सब के पास है, और बाकी जो 80% पॉपुलेशन है उसके पास क्या है, 20% वेल्थ। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे को इक्विटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब इक्विटी क्या हो गई, इन दोनों को मिला दो, इक्वल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के क्या बन गया, इक्विटी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट मींस एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट द सेम शेयर्स ऑफ द कंट्री जीडीपी, जो वैसे पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। बट लॉजिकली क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंस देखो होगा बट एक सर्टेन लिमिट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप डेवलप कंट्रीज में देखिए, वहाँ बेसिकली कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब कोई क्लीनिंग का काम भी कर लेगा, कोई वेटर का भी काम कर लेगा, मतलब वहाँ सैलरी में डिफरेंस होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता। इसलिए हमारे इंडिया में क्या ज़बरदस्ती कैटेगराइज कर रखा है कि छोटा काम है इसमें सैलरी कम मिलेगी, बड़ा है ये, इस तरीके से डिफरेंस ज़्यादा कर रखा है। तो उसको ख़त्म करना, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, इक्विटी। तो देखो इक्विटी इन टर्म्स ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इम्प्लाइज द सोशल जस्टिस। तो इसका मतलब हमारे को क्या करना है, इक्विटी करनी है विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हमारे को जो है वो डिफरेंस जो है, जो सैलरी का या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का, वो हमें मिनिमम करना है, और उसका जो इंक्रीज इन जीडीपी का बेनिफिट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी जाके डेवलपमेंट हो सकता है, तभी सोशल। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया का जो जीडीपी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में हाईएस्ट है, बट स्टिल इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, मतलब डेवलपमेंट में हम पीछे हैं जबकि ग्रोथ में हम नंबर 1 है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, ग्रोथ का मतलब सिंपली इंक्रीज इन जीडीपी है, और डेवलपमेंट का मतलब जो इंक्रीज इन जीडीपी है उसका बेनिफिट शुड बी ट्रांसफर ईच एंड एवरी सिटीजन, तो वो बनता है डेवलपमेंट। तो यही हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी है कि जो हमारा जीडीपी जो बढ़ रहा है, जो हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट सबको मिले, और जो सैलरी का या जो इनकम का जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो, तभी कंट्री डेवलप हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट को अभी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में कितना वेरिएशन है। तो ये जो डिफरेंस है, वो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा, तभी जाके हम डेवलप हो सकते हैं ना। उसके बाद में द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं 3 डायमेंशन ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी को और अच्छा समझने के लिए, इक्विटी को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ इट, मतलब 3 पिलर होते हैं इसके। बेसिकली फर्स्ट क्या है कि रिडक्शन इन द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, मतलब रिच और पुअर का डिफरेंस कम करना, क्या है, इक्विटी। दूसरा क्या है, कर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, मतलब जैसे आपने देखा टाटा अंबानी, आज हमारे इंडिया में जो मैंने कहा कि 20% जो है वो 80% बोलते, मतलब जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, सारा पावर उसका इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज होता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना भी इक्विटी है। और उसके बाद में अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन, जो पुअर सेक्शन सोसाइटी है उसको अपलिफ्ट करना भी क्या है, इक्विटी। तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी का मतलब इकोनॉमिक
जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करना, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन मतलब इकोनॉमिक पावर का जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना, और जो पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट करना, ये कंप्लीट हमारी इक्विटी। हम बोल सकते हैं कि इक्विटी का मतलब, इक्विटी जब अचीव होगा जब हम इन तीनों चीज़ों को अचीव कर लेंगे। देन उसके बाद में रीजन की इक्विटी हमें क्यों करनी है, क्योंकि देखो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ may not improve the kind of life which people are living the poverty। इसका मतलब केवल हमने ग्रोथ मेंटेन कर ली, हमने मॉडर्नाइजेशन कर लिया, हमने सेल्फ रिलायंट कर लिया, इससे हमारी जो है वो पॉवर्टी खत्म नहीं होगी, हमारी कंट्री का सोशल वेलफेयर नहीं होगा। अगर हमारी कंट्री के अंदर एक्चुअली डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें इक्विटी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी वो उसको सबको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब भी जाके हमारी ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। तो ये इसका एक मेन रीज़न है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके कीवर्ड देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बता देना है, एग्जाम्पल से समझा देना है। देन उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल मतलब डिफरेंस होना चाहिए बट एक रीजनेबल डिफरेंस होना चाहिए। फिर इक्विटी, इन दोनों को मिला के इक्विटी बन जाएगा। और उसके बाद में इसके डायमेंशन जो हमने डिस्कस कर लिए, एंड देन रीजंस की भाई इक्विटी एज ए ऑब्जेक्टिव क्यों ज़रूरी है, तो वो हमें देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज़ लास्ट। अब बच्चे ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सक्लूसिवली मैं आपको बता रहा हूं, ना किसी बुक में लिखा हुआ है, ना कोई यूट्यूब पे आपको किसी ने बताया होगा। तो ये जो एक फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है वो देखो एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन तो दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन ग्रोथ विथ इक्विटी, बट उसका डिटेल सेपरेट कहीं नहीं दे रखा। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इक्विटी, ग्रोथ विद इक्विटी बोलते हैं इसको, या डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इक्विटी, ग्रोथ विद इक्विटी या डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर बच्चे देखते हैं अरे यार मैंने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा है, मैंने सेल्फ रिलायंस भी पढ़ा है, इक्विटी पढ़ा है, बट ये कहाँ से आ गया। और वो देखते हैं कि यार तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्या बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जबकि इसमें आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको क्रिएटिविटी लगानी है और आप इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। तो आपको इसमें बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इक्विटी को, दोनों को कंबाइन करके आप, ये हमने फिफ्थ ऑब्जेक्टिव बना दिया। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ाई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूरा लिख दो। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन जीडीपी और वो सारा हमने पूरा डिस्कस किया है। तो वो सारा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स के ऊपर ये सारा लिख देना है कि ये ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इसका मतलब इंक्रीज इन जीडीपी और जीडीपी क्या होता है, और ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। देन फिर इक्विटी के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि इक्विटी का मतलब इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट द सेम शेयर्स इन द कंट्री। इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ग्रोथ विद इक्विटी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए रेशनल एंड डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। दिस ऑब्जेक्टिव एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ हाई ग्रोथ आर शेयर्ड बाय द ऑल पीपल इक्वली एंड हेंस द नॉट ओनली लीड टू द रिडक्शन ऑफ द इनइक्वलिटीज इन इनकम, पॉवर्टी। इक्वली मतलब इक्विटेबल, तो मतलब डिफरेंस तो होगा बट एक लिमिट के हिसाब से। तो ये दोनों को कंबाइंड करते ही क्या होगा कि जो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है उसका बेनिफिट सबको मिलेगा और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस होगा, एक्चुअल डेवलपमेंट हमारा होगा। तो इस तरह इन दोनों ऑब्जेक्टिव, मतलब अब तक इंडिया में क्या किया, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन की, हमने इक्विटी भी मेंटेन की, हमने मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। बट अगर रियली इफ यू वांट टू डेवलप, अगर हमें डेवलप कंट्री होना है तो हमें ग्रोथ विथ इक्विटी या डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए और इसके लिए हमारे को जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है वो मिनिमम करना, मतलब जो वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कम करना पड़ेगा और उसकी वजह से हम अचीव कर सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ विथ इक्विटी या डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले ग्रोथ के बारे में बता देना है शॉर्ट में, फिर आपको इक्विटी के बारे में बता देना है और उसके बाद में फिर दोनों को कंबाइंड करके आपको बताना है कि ग्रोथ विद इक्विटी अगर हम मिलाएंगे तो एक्चुअली जो है वो हमारी नेशनल इनकम बेनिफिट सबको मिलेगा और उसी को हमने डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब इसके कीवर्ड क्या होंगे, सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बताना है, फिर इक्विटी के बारे में बताना है और फिर इसको कंबाइंड। और फाइनली देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू द स्ट्राइक
judicious balance between the two complementary objective in the fact the two objective। तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है और उसी से हम सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आज के क्लास में बच्चों हमने पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग वाला और उसके जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कवर कर लिया। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग किया, फिर हमने नीति आयोग के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में फिर हमने उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट रन लॉन्ग रन वो डिस्कस किया, और हमारे सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिटेल। तो हमने डिटेल डिस्कस किया कि लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव पे एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है, तो उसका शॉर्ट नोट्स कैसे आपको डेवलप करना है वो सारा हमने डिस्कस किया, और उसके मैंने कीवर्ड्स आपको बताए। तो आपको इसमें रटना नहीं है, आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखना है और अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अगर आपको रियली ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, या रियली मैंने आपको कुछ हेल्प की है इस वीडियो को बना के इस पर कीवर्ड्स ये सारा डेवलप करके, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो शेयर भी कर दीजिए। इससे हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है। और बाकी अगर आपको लगता है कुछ और आपको ऐसे ही वीडियो कुछ और टॉपिक्स पे चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।